दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा की विवेचना करें। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा की विवेचना करें। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम करवा दिए, जितना अगर आप दे करके जाते हो तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। समझते हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके परिचय को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लोकतांत्रिक नेता थे। उन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जो जयप्रकाश नारायण है उनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था, बिहार में, 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कैसे थे? समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाया। वे भारतीय राजनीति और समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शोषण और नैतिक पतन से अत्यंत चिंतित थे। पहले ये कैसे थे? प्रारंभ में ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपना लिया। वे भारतीय राजनीति और समाज में जो बढ़ रहे भ्रष्टाचार हैं, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शोषण और नैतिक पतन से अत्यंत चिंतित थे। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने समग्र क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की, और इन्हीं सब समस्याओं को निपटने के लिए, समाधान के लिए उन्होंने क्या किया? तो समग्र क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत किया था। टोटल रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। उनका मानना था कि केवल सरकार बदल देने से देश की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और नैतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन आना आवश्यक है, ठीक है। सभी में क्या? तो व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। एक क्वेश्चन हम आपका हिस्ट्री में और करवाए थे, जो झारखंड का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर जेपी आंदोलन, ठीक है। तो जेपी आंदोलन भी हम इनके बारे में बता चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में वहां पर भी हम बताएं। अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर के झारखंड का हाल ही में क्या है, तो झारखंड का इतिहास देख लीजिए जाके, वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर को हम करवाए हैं। इस प्रकार समग्र क्रांति केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और व्यवस्था को बदलने का व्यापक कार्यक्रम था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो समग्र आंदोलन है, जो समग्र क्रांति है जयप्रकाश नारायण का, उसका क्या अवधारणा रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा को देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं समग्र क्रांति का अर्थ क्या है, ठीक है। समग्र क्रांति का अर्थ आपने ऊपर ही पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। समग्र क्रांति का अर्थ है समाज और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन लाना। ऐसा नहीं कि कोई भी राज्य है या फिर देश का सरकार को बदल देना ही आपका क्रांति कहलाता है। समग्र क्रांति का मतलब है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ठीक है, सफाई का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो आपके, वो सभी क्षेत्रों में क्या है, तो क्रांति लाना, उसी को बोलते हैं समग्र क्रांति, ठीक है। सभी में परिवर्तन लाना, उसी को बोलते हैं समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भारत की समस्याओं का कारण केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और नैतिक व्यवस्था भी अनेक दोष मौजूद है। इनमें भी क्या है, तो बहुत सारे दोष मौजूद हैं। इसलिए वे ऐसी क्रांति चाहते थे जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाए और एक न्यायपूर्ण, समता मूलक तथा नैतिक समाज की स्थापना करे। क्या करे? तो वो ऐसा क्रांति चाहते थे जो जीवन के हर क्षेत्र को सुधार लाए, ठीक है। हर क्षेत्र में क्या, तो सुधार लाए और न्यायपूर्ण, समता मूलक और नैतिक समाज की स्थापना वो करे। उनके अनुसार समग्र क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन था। जो जयप्रकाश नारायण थे, उनके अनुसार समग्र क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, मतलब जो हमारा देश है, सिर्फ उसका सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, जो अभी जो शासक है उसको बदल कर दूसरे पार्टी का शासक ले आए, यही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का परिवर्तन करना ही समग्र क्रांति का उद्देश्य था। आगे दोस्तों हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, राजनीतिक क्रांति। राजनीतिक क्रांति, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के विरोधी थे। वो देख रहे थे कि राजनीति में क्या है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है, और इन सभी चीजों में क्या है, तो वो विरोधी थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक सेवा और नैतिकता पर आधारित हो। राजनीति क्या है, तो सेवा और नैतिकता पर आधारित हो। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब राजनीतिक नेता ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह हो। कहा जा रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण है, वो मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजनीति क्या है, तो जो नेता है वो ईमानदार हो और जनता के प्रति जवाबदेह हो। उन्होंने दलगत स्वार्थ, चुनावी भ्रष्टाचार और तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध किया है। इनके द्वारा इनका जो जयप्रकाश नारायण का एक क्वेश्चन और है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन में आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 1974 में बिहार आंदोलन के दौरान
उन्होंने छात्रों और युवाओं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये जो 1974 का जेपी आंदोलन है, इसी के बारे में हम झारखंड का जो आंदोलन था उसमें करवाए थे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। झारखंड का जो इतिहास है उसमें क्वेश्चन को हम करवाए थे, एक बार जाके देख लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। आगे इसका तीसरा जो पॉइंट है, जो अवधारणा है, वो है सामाजिक क्रांति। अब हम लोग सामाजिक क्रांति को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण समाज में फैली जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे। वे सामाजिक समानता और मानव सम्मान के पक्षधर थे। जो जयप्रकाश नारायण थे वो सामाजिक समानता और मानव सम्मान के पक्षधर थे, मतलब इंसानों का सम्मान होना चाहिए और समाज में क्या है तो समानता होना चाहिए, इसके वो पक्षधर थे, पक्ष के थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि जब तक समाज में समानता नहीं होगा तब तक वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक क्रांति यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वे महिलाओं, दलितों और गरीबों और कमजोर वर्गों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना चाहते थे। तो हमने सामाजिक जो क्रांति उसको देख लिया, जो राजनीतिक क्रांति उसको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रांति। ठीक है, तो समग्र क्रांति का मतलब है हर क्षेत्र में क्रांति, उसको बोलते हैं समग्र क्रांति। तो समग्र क्रांति की अवधारणा को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आर्थिक क्रांति को थोड़ा सा समझते हैं। जयप्रकाश नारायण आर्थिक असमानता को समाज की बड़ी समस्या मानते थे। जो आर्थिक असमानता मतलब किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम, किसी के पास नहीं भी है। उनका विश्वास था कि कुछ लोगों के हाथों में धन और संसाधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण गरीबों के शोषण को बढ़ाता है। सिर्फ कुछ लोगों के पास अगर संसाधन ज्यादा हो जाए, जो धन है वो ज्यादा हो जाए, उसका केंद्रीकरण हो जाए, तो गरीबों का शोषण बढ़ जाता है। वे ऐसी आर्थिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें गरीबी समाप्त हो, बेरोजगारी कम हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, किसानों और मजदूरों को उचित अधिकार मिल सके। वो इस तरह का समाज चाहते थे। ठीक है, वे समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के समर्थक थे। वो कैसे थे? समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन उसका आधार लोकतंत्र और नैतिकता होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण है वो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के समर्थक थे। मतलब समाज में जो संसाधन है सभी का वितरण सही से हो, पैसों का वितरण सही से हो, ठीक है, जो आर्थिक चीजें उसका वितरण सही से हो पाए, इसके लिए समर्थक थे, लेकिन उसका आधार लोकतंत्र और नैतिकता होना चाहिए। तो आर्थिक क्रांति को हमने देख लिया। समग्र क्रांति में आपका आता है शैक्षिक क्रांति। तो शैक्षिक क्रांति को थोड़ा सा समझते हैं। जयप्रकाश नारायण शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में क्या तो वो परिवर्तन चाहते थे। इसी को बोलता है समग्र क्रांति। उनका मानना था कि वर्तमान शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी प्राप्त करने का माध्यम बन गई। वो जो शिक्षा उस टाइम में चल रहा था, माना जा रहा था कि उस टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ डिग्री प्राप्त करने या फिर नौकरी प्राप्त करने के माध्यम बन चुका है। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो नैतिकता सिखाए, समाज की सेवा भावना विकसित करे, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। तो इस तरह की शिक्षा वो चाहते थे, इस तरह का समाज वो चाहते थे, इस तरह की शिक्षा वो चाहते थे। ठीक है, लेकिन जो उस टाइम में शिक्षा दिया जाता था वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए होता था। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार चाहते थे, जिसके कारण शैक्षिक क्रांति भी इनके द्वारा देखा गया। इसी को बोला जाता है समग्र क्रांति। सांस्कृतिक और नैतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में क्या तो ये लोग जो जयप्रकाश नारायण वो क्रांति चाहते थे और कह सकते हैं सुधार चाहते थे, जिसके कारण ये क्रांति देखने को मिलता है। जयप्रकाश नारायण समाज में बढ़ते नैतिक पतन से चिंतित थे। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच और स्वार्थ के कारण समाज कमजोर हो रहा है। समाज कैसा है तो कमजोर होता जा रहा है। इसलिए वे नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि नैतिकता फिर से लाया जाए समाज में और सांस्कृतिक पुनर्जागरण फिर से हो। वे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहयोग और मानवता जैसे मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके अनुसार बिना नैतिक सुधार के कोई भी राजनीतिक या फिर आर्थिक सुधार स्थायी नहीं हो सकता। तो दोस्तों पूरे जो हमारा समाज है उसमें चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, ठीक है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों में जो सुधार जयप्रकाश नारायण के द्वारा चाहा गया, फिर कल्पना किया गया, उन सारी सुधारों को मिला करके समग्र क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो सारी चीजों को यहाँ पर क्या है सुधारने का प्रयास किया गया है। सातवां जो पॉइंट है वो है विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण गांधी जी की तरह ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। जिस तरह से गांधी जी हैं वो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। मतलब कैसे? गांधी जी कहते थे कि जो सत्ता है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या है तो अलग अलग क्षेत्रों में बंटा होना चाहिए। ठीक है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग होना चाहिए। तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो भी गांधी जी की तरह ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि सत्ता केवल केंद्र सरकार तक सीमित ना रहकर गांवों और स्थानीय संस्थानों तक भी पहुंचे। ठीक है, तो केंद्रीकरण और ग्राम स्वराज का इनके द्वारा क्या है तो आंदोलन किया गया है। उनका मानना था कि जब जनता को स्थानीय स्तर पर अधिकार मिलेगा
तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने पंचायतों और स्थानीय स्वशासन संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल दिया। तो विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज का यहाँ पर विचार हम लोग को देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है अहिंसात्मक क्रांति। अहिंसात्मक क्रांति, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति हिंसात्मक नहीं थी। इनके द्वारा जो समग्र क्रांति किया गया, मतलब कैसे जो सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा क्रांति किया गया, वो हिंसात्मक नहीं था। वे गांधी जी की तरह अहिंसा के विश्वास रखते थे। क्या तो अहिंसा में विश्वास वो रखते थे, अहिंसा के विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अस्थायी परिवर्तन केवल शांतिपूर्ण और नैतिक तरीकों से ही संभव है। अगर चाहते कि समाज में हमेशा के लिए परिवर्तन हो सके तो वो सिर्फ शांतिपूर्ण या फिर नैतिक तरीके से ही किया जा सकता है। मारपीट करके कुछ देर तक किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इसी कारण उन्होंने जन आंदोलन, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध को परिवर्तन का माध्यम बनाया। तो अहिंसात्मक क्रांति इनके द्वारा किया गया। अगला जो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है युवा शक्ति का महत्व। जयप्रकाश नारायण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। जो 1974 का क्रांति हुआ था बिहार में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1974 ईस्वी के बिहार आंदोलन उन्होंने छात्रों और युवाओं को भ्रष्टाचार तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो बिहार में जो संघर्ष किया गया था वो क्यों किया गया था? भ्रष्टाचार के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, उसके लिए संघर्ष किया गया। उनका विश्वास था कि युवा वर्ग समाज में नई चेतना और परिवर्तन ला सकता है। और जब यह आंदोलन समाप्त हुआ तो जो युवा थे वो कैसे राजनीति में जुड़े, सारी चीजों में क्या तो जुड़ते गए। तो ये आपका एक समग्र विश्लेषण था, समग्र क्या है तो क्रांति का विश्लेषण था जयप्रकाश नारायण का। आगे दोस्तों हम लोग समग्र क्रांति की विशेषताओं को देख लेते हैं कि ये जो समग्र क्रांति था जयप्रकाश नारायण का, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहला जो विशेषता वो था संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा। जो जयप्रकाश नारायण थे वो संपूर्ण व्यवस्था में क्या तो परिवर्तन चाहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सरकार है उसको गिरा दिया जाए, नया सरकार को ला दिया जाए, यहीं पर वो सीमित नहीं था, बल्कि समाज के सभी व्यवस्था में क्या तो परिवर्तन वो चाहते थे। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी पर बल। उन्होंने क्या है तो राजनीति में नैतिकता को बताया और ईमानदारी पर बल देने के लिए कहा है। सामाजिक समानता और न्याय का समर्थन किया है उन्होंने। आर्थिक असमानता और शोषण का विरोध किया उन्होंने। शिक्षा सुधार और नैतिक शिक्षा पर बल दिया है। तो सब क्या है, समग्र क्रांति की कुछ विशेषताएं हैं। अगला जो विशेषता है विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज का समर्थन। महात्मा गांधी की तरह वो भी विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज का समर्थन करते हैं। अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक आंदोलन, मतलब इनके द्वारा जो समग्र क्रांति किया गया वो अहिंसात्मक तरीके से किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया। ठीक है, युवा शक्ति और जन भागीदारी पर विश्वास दिखाया। इनके द्वारा युवा शक्ति पर विश्वास दिखाया गया, जन भागीदारी पर विश्वास दिखाया गया। तो ये सब क्या है, समग्र क्रांति की कुछ विशेषताएं। आगे दोस्तों हम लोग समग्र क्रांति की कुछ आलोचना को देख लेते हैं, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए कुछ ना कुछ आलोचना होता ही है। तो पहला जो आलोचना है वो है अत्यधिक आदर्शवादी विचार। जो जयप्रकाश नारायण के विचार थे वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी बताए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि समग्र क्रांति की अवधारणा अत्यधिक आदर्शवादी थी और इसे पूरी तरह व्यवहार में लागू करना कठिन था। मतलब जो जयप्रकाश नारायण थे वो पूरे समाज में परिवर्तन चाहते, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहते थे, और कहा जा रहा है कि ये व्यवहार में लाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों इसका आलोचना है वो है स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव। स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव। आलोचकों के अनुसार जयप्रकाश नारायण ने व्यापक परिवर्तन की बात तो की, लेकिन उसके लिए स्पष्ट और व्यवहारिक योजना प्रस्तुत नहीं की। मतलब किस तरह से इसको कह सकते हैं व्यवस्था को परिवर्तन किया जा सके, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं बताया गया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग आलोचना देखते हैं जयप्रकाश नारायण की, वो है राजनीतिक अस्थिरता की संभावना। इससे क्या तो राजनीतिक अस्थिरता देखने की मिल सकता था। कुछ लोगों का मानना था कि उनके आंदोलनों से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी। जो उनके द्वारा आंदोलन किए गए उससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी। और चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसकी आलोचना को देखेंगे वो है आर्थिक पक्ष की अस्पष्टता। आर्थिक पक्ष की अस्पष्टता। उनकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और आधुनिक औद्योगिक विकास के संबंध में उनके विचार सीमित माने गए। और आधुनिक औद्योगिक विकास के संबंध में क्या तो उनके विचार जो है सीमित माने गए। तो आर्थिक पक्ष की अस्पष्टता वहां पर देखने को मिलती जो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग कि जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा भारतीय राजनीतिक चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी समग्र क्रांति का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो न्यायपूर्ण, समता मूलक और नैतिक और लोकतांत्रिक हो। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा खुद से बना करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।